प्यारे साथियों नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आपका पुनः से आभार प्रकट करूंगा क्योंकि आप अब दोबारा से फिजिक्स की क्लास में वापस आ चुके हैं। हमारे इस हुंकार 2025 में स्वागत करूंगा फिर से, क्योंकि आप स्वागत के हकदार हैं। आप हकदार इसलिए हैं क्योंकि आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं। साथियों, वादा है क्वालिटी कंटेंट का और गारंटी है रिजल्ट की। साथियों, सुबह हम लोगों ने अच्छे से एक डेरिवेशन को समझ लिया था। आप ये सारी चीजें अपने हैंड रिटन नोट्स में भी पा सकते हैं। अगर आपको भी लिखने का, नोट्स बनाने का समय प्रॉपर नहीं मिलता है और आप भी चाहते हैं एक हैंड रिटन नोट्स आपके पास हो, तो आपके दिए गए नंबर पर कॉल करके घर बैठे मंगवा सकते हैं अपना हैंड रिटन नोट्स। नहीं भी चाहिए तो भी एक बार कॉल कर लेना, पता कर लेना कैसा है क्या है, आप जानकारी ले लेना एक बार, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान में पढ़ाने वाला हूँ आज आपको। भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। वो टॉपिक है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव और सतत आवेश वितरण। ये दो टॉपिक जल्दी से खत्म होगा तो हम लोग कल की क्लास में वैद्युत फ्लक्स गॉस की थ्योरम पढ़ के जल्दी से चैप्टर को खत्म कर देंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11वां है। कौन सा लेक्चर है? 11वां। और मैं यकीन दिलाता हूँ ये चैप्टर 15 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्द पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, हम लोग प्रवेश करेंगे दूसरे चैप्टर में। आप अगर वाईटी पर, यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो यूट्यूब पर मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर यूट्यूब पर खत्म भी हो चुका है। तो आप अगर दोनों जगह देखते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा चीज़ों का, आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे, चीज़ों को समझ अच्छे से पाओगे। तो दोनों जगह चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वहाँ पे भी चीज़ों को अच्छे से रिवीजन कर पाओ, समझ सको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। बाह्य क्षेत्र क्या होता है बताओ जरा से। मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है ना। वैद्युत क्षेत्र है क्या बताओ? वैद्युत क्षेत्र होता है भाई साहब, कोई भी प्लस क्यू आवेश है ना तो इसके चारों ओर का एक इलाका होता है जिसमें इसकी तीव्रता यानी कि ताकत होती है। यहाँ पर ताकत जो पास वाला आसपास इलाका होता है वहाँ तीव्रता ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है। दूर वाले इलाके में ताकत थोड़ा कम होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। जल्दी बताइए एक बार, सबको वैद्युत क्षेत्र पता है ना? हाँ। वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं यानी कि मैंने आपको बता रखा है बल रेखाओं के बारे में। बल रेखाएं क्या होती हैं कि जो धनात्मक आवेश होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे बाहर की तरफ कुछ रेखाएं बाहर निकलती हैं। ये रेखाएं दिखती नहीं हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं। और धनावेश से बाहर की तरफ, धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। कैसी जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं, ठीक है। और अगर एकल बिंदु आवेश रखा हुआ है तो इससे त्रिज्यतः बाहर निकलती है। कैसे निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड कहते हैं इसे, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि त्रिज्यतः बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। त्रिज्यतः बाहर की तरफ, ऐसे त्रिज्यतः मतलब होता है कि मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ ऐसे हमने लाइन खींच दिया, गोला खींच दिया। इसका त्रिज्या बताओ कैसी होगी? त्रिज्या ऐसे ना होगी, जो रेखा मिलाओगे पृष्ठ से वही इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इस तरीके से त्रिज्यता बाहर निकलती है, त्रिज्यता बाहर निकलती है ऐसे, जैसे 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 त्रिज्या होती है वैसे त्रिज्यता त्रिज्या की ओर, त्रिज्या की तरह ही बाहर निकलती है ऐसे। बात सबको समझ में आ रहा है? पर मेरा रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, अमन को भूख लगी है भाई। देखो बाबू, सब लोग का एक समस्या मैं समझ पा रहा हूँ। वो समस्या ये है कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा। यही समस्या है, यही समस्या है भाई। हाँ सर, यही समस्या है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। बेटा अभी तुम पढ़ो, ठीक है, अभी तुम पढ़ो, पहले पढ़ लो, चीज़ों को समझ लो। समझ करके घर में रिवीजन कैसे किया जाता है पता है? ऐसे कॉपी खोला, कॉपी खोल करके इसमें क्या लिखा है उसको एक बार देख लिया, फिर उसके बाद अगला पन्ना देख लिया, देखना ही है। उससे बैठ करके दोबारा से नहीं लिखना, रिवीजन होता, ठीक है। शाम में जब सोने के समय आपको कॉपी खोलना है, सोने के समय आपको कॉपी खोल करके एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट डेली, मान लो कि आज मैं सोते समय 1 घंटा पहले मैं कॉपी खोलूंगा और मैं फिजिक्स का रिवीजन कर लूंगा और मैं कॉपी रख दूंगा। फिर कल मैं मैथ का पूरा रिवीजन कर लूंगा, कॉपी रख दूंगा। फिर मैं केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन, अगले दिन केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन करके कॉपी रख दूंगा। तो हर एक दिन शाम को सोते समय कोई एक कॉपी खोलो और उसका रिवीजन कैसे करना है? ऐसे
ऐसे करना है। जैसे इसका फॉर्मूला ये, हाँ इसका इसका ऐसे से एक पेन ले लेना है, कॉपी ले लेना है, ऐसे पेन मतलब पेंसिल ले लो, पेंसिल लेकर के ऐसे कॉपी पे ही ऐसे चलाते हुए नोट्स बना चुके हो आप, नोट्स पे ऐसे देखते हुए, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हाँ फिर इसके बाद ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, ऐसे हो गया, हाँ फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो गया रिविजन। ऐसे रिवीजन करो, फटाफट दिमाग में डालो, रिवाइज ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि बार बार फिर से मैं पूरा डेरिवेशन करने लग गया, फिर से मैं पूरा डेरिवेशन लिखने लग गया, फिर से मैं चित्र बनाने लग गया। ऐसे डेरिवेशन नहीं किया जाता, मतलब ऐसे रिवीजन नहीं किया जाता। रिवीजन कैसे किया जाता है? कॉपी खोलो, ऐसे हुआ, फिर हाँ फिर इसके बाद ये किए थे, फिर इसके बाद ये किए थे, फिर ये किए थे, फिर ये किए थे, फिर ये किए थे, हाँ फिर इसके बाद ये किए, ये किए, ये किए, ऐसे आंसर आ गया, ये फॉर्मूला लगा, हो गया। ठीक है, ऐसे करना सीखो, सीखो ऐसे करना। नहीं आता तो सीखो, यही तुम्हें काम देगा। लास्ट टाइम पे जब तुम रिवीजन ढेर सारा करना होगा ना एग्जाम के समय में, तुम्हारी आदत बनी रहेगी, तुम ऐसे कॉपी खोलोगे, भाई ऐसे 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 ऐसे, हाँ ठीक 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 हो गया, रिवीजन बंद करो, इसको रखो, दूसरा कॉपी खोलो। आदत अभी बनाओ, लेकिन एक एक कॉपी का। रोज रात को सोते समय 1 घंटा बैठो, फिजिक्स उठा लो, रिवीजन कर डालो, फिर कल अगले दिन क्या कर लेना, केमिस्ट्री उठा लेना, केमिस्ट्री रिवीजन कर डालना। बात समझ में आ रहा है? टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा। सोना कम करो। क्यों सो रहे हो 8 घंटा? 8 घंटा सो रहे हो, क्यों सो रहे हो भाई, क्यों सो रहे हो 8 घंटा? आपको पता है भारत का प्रधानमंत्री कितने घंटा सोता है? सिर्फ 4 घंटा सोता है। भारत का प्रधानमंत्री 4 घंटा सो रहा है दिन में, और तुम प्रधानमंत्री से बड़े हो क्या जो 8 घंटा सो रहे हो? स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ 4 घंटा सो बस। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें? देखो एक कहावत कही गई थी, हम लोग को कक्षा उसमें पढ़ाई गई थी, कक्षा 5 उसमें संस्कृत में पढ़ाई गई थी। क्या कहावत थी? कहावत ये थी, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। संस्कृत का एक श्लोक था, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। काक चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और क्या क्या था? बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ता कैसे सोता है आपको पता है? कोई भी हल्की सी भी आवाज होती है तो कुत्ता तुरंत जाग जाता है, तुरंत जागता है भन्न से। अगर कुत्ता उत्ता सो रहा है रोड पे, उसके बगल से हल्की सी गाड़ी गुजरी ना, तो कुत्ता तुरंत ऐसे जाग जाता है। उस स्पीड में सोता है, उस अवस्था में सोता है कि अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत जाग जाऊंगा। घोड़े बेच के सोना नहीं है हमें। तो विद्यार्थी के जीवन में 5 अनमोल लक्षण है, याद रखने चाहिए। काक चेष्टा, कौवे की तरह हमेशा चेष्टा करती रहनी चाहिए। आपने कहानी सुनी होगी कि एक घड़े में पानी कम था, कौवा डालता रहा, पत्थर डालता रहा, डालता रहा, और फिर पानी भर गया ऊपर तक। पढ़ी है ना सबने कहानी? तो काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुली की तरह ध्यान करना चाहिए। बगुला मछली मारने के लिए लगातार 1 घंटा पानी में खड़ा रहता है ताकि वो मछली पकड़ ले। आपको सब चीज मिल रहा है, खाना पीना घर में मिल रहा है, माता पिता सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है कुछ। तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, सोना कम करो। ठीक है, तो सोना आज से सब बच्चे कम करोगे। 1 घंटा सोना है, वो भी नहीं सोना है, 4 घंटे सोने हैं बस। ठीक है, 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। ठीक है ना? विद्यार्थी के जीवन में 5 घंटा सोना बहुत होता है। अलार्म लगा लो, 5 घंटे के बाद उठ जाना है, आदत बना लो, उठ जाओगे। हमें हम ऐसे स्थिति से आते हैं साथियों, थोड़ा टाइम लूँगा 1 मिनट का, बस 1 मिनट बोलना चाहूँगा, बस 1 मिनट सुन लो मेरी बातें। हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं साथियों जहाँ पे नींद जरूरी नहीं है, जहाँ पे हमारे कर्म ज़्यादा महत्व रखते हैं। हम क्या करेंगे वो हमारा भविष्य तय करेगा। हम अगर सोएंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में तो है ही है, अंधकार में तो आज भी है। हमारे माता पिता कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री के बहुत बड़े रईस आदमी थोड़ी हैं, हम मजदूर आदमी हैं, खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं हमारे माता पिता। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भी वही करते रह जाएंगे। हाँ, तो हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत सो के नहीं होती, मेहनत होती है बैठ के करने से। 5 घंटा बहुत है, इनफ है, बाकी टाइम पढ़ो। ठीक है, मैं जब लाया था ना फिजिक्स में, मेरे 96 नंबर थे 100 में से, मैथ में मेरे 96 नंबर थे 100 में से। ऐसे नहीं लाया था बेटा, बहुत मेहनत करी थी। मुझे पता था ना मेरे माता पिता की स्थिति क्या है,
मैं इकलौता लड़का हूँ और मेरे पापा भी काम करते हैं, मम्मी भी काम करती है, दोनों लोग काम करते हैं। मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में कार मैकेनिक हैं, गाड़ी बनाते हैं। इतने छोटे परिवार से उठ करके आया था। माता भी छोटा मोटा घर का काम करती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत पढ़ा। मैं वो चाहता था कि मैं उस स्थिति से निकलूं। मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी जो है छोटा मोटा काम करूं कहीं जा करके, मैं कभी नहीं चाहता था साथ में। मैंने पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, और वो पढ़ा कि आज इस स्थिति में हूँ कि हाँ, पढ़ा रहा हूँ और कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ले रहा हूँ कि अपने माता पिता का सहयोग कर दे रहा हूँ, माता पिता की सेवा कर पा रहा हूँ। तो आप भी ऐसा सोचो और अपनी पढ़ाई पर पूरा मन लगाओ। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं है, आप उसे कठिन बनाते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ ना, क्योंकि मेरे माता पिता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा। उन्होंने बहुत मेहनत करी। मेरे पापा एक छोटे से कार मैकेनिक हैं, छोटे से कंपनी में काम करते हैं। महीने की 10,000 रुपये सैलरी है। 10,000 भी नहीं होगी, 9,800 रुपये सैलरी पाते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आज आपको सच बात बता रहा हूँ। आप सोचो। तो इस स्थिति से मैं जो है आता हूँ, और इस स्थिति से मेरे माता पिता ने पढ़ा करके मुझे इस लायक बना दिया कि आज मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी साथियों, मैंने रात दिन नहीं देखा। मैं ये जो नंबर आपको बताता हूँ ना कि मैं नंबर लाया हूँ, ये मेरे रियल में नंबर हैं, ये मेरी मेहनत है। मैं लाया हूँ बोर्ड में, मैंने टॉप किया बोर्ड। इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। आपको भी करवाऊंगा, आप करोगे। हार नहीं मानने दूंगा तुम्हें। मेरे भाई बहन हो तुम सब, अपना माना है तुम सबको। जीत करके ले जाऊंगा, मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लास्ट तक। प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। ठीक है ना? ये वादा है तुम्हारे भाई का आज से। ठीक है? ध्यान दो। चलो फिलहाल यहाँ से आ जाओ फटाफट। 2 मिनट हो गया, आप जल्दी से ध्यान दो। इमोशनल कर डालते हो यार तुम लोग। मैं पुरानी चीजें सोचना नहीं चाहता, कोई नहीं, चलो हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप सभी जानते हो। वैद्युत क्षेत्र, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन, ये है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इससे जो लाइन निकलती है, बल रेखाएं निकलती हैं, वो इस तरीके से ऐसे बाहर निकलती है। लेकिन जब इन बल रेखाओं को अनंत पे देखोगे, कहां पे देखोगे? अनंत पे। अनंत पे जाके देखोगे ना, तो ये सारी बल रेखाएं आपको पता है कैसे दिखती हैं? ये सारी बल रेखाएं ऐसे दिखती हैं, ऐसे समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। इन समांतर जब ये बल रेखाएं हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसा है विद्युत क्षेत्र? एक समान है। यहाँ पे भी उतना ही विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे भी उतना ही विद्युत क्षेत्र है। हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या सभी बच्चे इतनी बात समझ पाए? क्या सब बच्चे इतनी बात समझ पाए? सर भूख लगी है, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है भाई। आपको भूख लगी है, मुझे भी लगी है। दोनों लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के फिर खाने लगेंगे, खा लेंगे यार। भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? थोड़ा सा भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते? थोड़ा सा कर सकते हो यार। तुम इंसान हो, कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इंसान हो यार। है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में खमठोक ठेलता है जब नर पार्वत के जाते पाव उखड़। पर्वत के भी पाव उखाड़ दोगे तुम, तो इंसान हो यार। देखो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अगर समांतर हैं तो इसका अर्थ है कि वो अनंत पे होंगी, किसी ना किसी धनात्मक आवेश से निकल रही होंगी। और समांतर है तो इसका मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र है वहां पे। क्या सब बच्चे इतनी बात समझ गए? एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब है बल रेखाएं समांतर है। और अनंत पे ऐसा होता है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली बल रेखाएं अनंत पे कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। और समांतर विद्युत बल रेखाएं क्या दिखाती है? एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर तीव्रता कितनी है? हमने कहा ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव रखने जा रहा हूं। क्या रखने जा रहा हूं? एक विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखिएगा, एक विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे एक आवेश यहाँ पे रखा, एक आवेश यहाँ पे रखा, दो आवेश मैंने रखे, दो आवेश रखे, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो दूरी है ना, ये मैंने दूरी खींच ली। दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये मैंने दूरी खींच ली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा खींच ली। अब बताइए, यहाँ पे मैंने एक आवेश खींच लिया, माइनस क्यू लिख दिया। यहाँ पे एक आवेश प्लस क्यू लिख दिया। दो आवेश मैंने रख दिए, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ठीक है? अब ये जो प्लस क्यू है, इस क्या करेगा? आप बताओ पहले। ये क्षेत्र किसके कारण है? ये क्षेत्र इसके कारण है कि भाई यहाँ पर एक प्लस क्यू बड़ा सा रहा होगा, उसी से तो ये सब बल रेखाएं निकल रही हैं।
अच्छा, इसके क्षेत्र में अगर ये प्लस क्यू रखा हुआ है तो क्या ये प्लस वाला इस छोटे से प्लस क्यू को क्या करेगा, धक्का मारेगा कि खींचेगा? धक्का मारेगा कि खींचेगा? आप कहोगे सर ये तो उसको बाहर ढकेलेगा, फील्ड के बाहर ढकेलेगा, ठीक है ना, फील्ड के इसको बाहर ढकेलने का कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे फील्ड के बाहर ढकेलता हुआ बना दें, देखो इसके ऊपर बल रेखा किधर लगाएगा, ये बल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। मैंने पिंक रंग का बनाया है, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, प्रतिकर्षण होगा। अब यहाँ पे बताइए ये प्लस छोटका सा क्यू को क्या करेगा, ये माइनस छोटका सा क्यू को क्या करेगा, ये माइनस छोटका सा क्यू को ये बड़ा सा आवेश क्या करेगा? आप कहोगे सर इसको तो खींचेगा अपनी तरफ, इसको तो ये क्या करेगा भाई, खींच लेगा अपनी तरफ। हाँ बिल्कुल सही, इसको तो खींच लेगा अपनी तरफ, तो मैं इसको अपनी तरफ इसे खींचता हुआ दिखा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, खींच लिया। अब देखिए माइनस क्यू आवेश को ये खींच रहा है और प्लस क्यू आवेश को क्या कर रहा है, क्षेत्र में जब भी ऐसा कोई होगा, क्षेत्र में जब भी ऐसा कोई होगा, इसको हटा दीजिएगा, बस आप ये समझने के लिए था कि भाई क्षेत्र में जब भी कोई द्विध्रुव रखिएगा, ये क्या है, द्विध्रुव है, देखिए ये द्विध्रुव दिख रहा है आपको, एक माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश, दोनों एक रेखा से जुड़े हैं। और आप सभी जानते हैं द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या होता है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है O। और ओ से जो आधी दूरी होती है उसको हम क्या मानते हैं, आप कहोगे सर ओ से आधी दूरी को एल मानते हैं, क्या मानते हैं, एल। और आधी दूरी को क्या मानते हैं, आधी दूरी को एल मानते हैं। तो द्विध्रुव के माइनस और प्लस क्यू के बीच आवेशों के बीच का टोटल दूरी कितना हो गया, 2l हो गया, l और l 2l। तो मैंने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख दिया और रखने पे देखिए क्या देखने को मिला, देखने को ये मिला कि जो प्लस क्यू आवेश था द्विध्रुव का उसके ऊपर बल लग रहा है क्षेत्र की दिशा में बाहर की तरफ, और जो माइनस क्यू आवेश है उस पर क्षेत्र की दिशा में भीतर की तरफ बल लग रहा है। बल लग रहा है, बल मतलब खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये बल बताइए कितना होगा, मैंने आपको बता रखा है, ध्यान से सुनिए अगर नहीं याद तो। अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी प्लस क्यू या छोटा क्यू आवेश रख देते हैं तो उस पर जो बल लगता है उस बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। याद करो हम पिछले बार पीवाईक्यू में भी इसे करा चुके हैं, पीवाईक्यू में भी इसे करा चुके हैं कि अगर कोई भी आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा तो उस पर बल कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो ये आपको समझना है चीजों को, ठीक है, ये आपको समझना है। फिर से देखिए, फिर से एक बार देखिए मैंने क्या कहा, एक बार रिपीट देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, साथ ही साथ द्विध्रुव देखिए एल आधी दूरी एल, द्विध्रुव का एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश, द्विध्रुव बन गया। अब क्षेत्र की दिशा में अगर यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र, मैंने क्या बताया था, ये क्षेत्र किसके कारण होता है, मैंने अभी देखिए क्या बताया, प्लस क्यू आवेश से बल रेखा निकल रही है ना, तो इसी के कारण तो क्षेत्र बना है ये। मतलब यहाँ पे कोई होगा प्लस क्यू आवेश जिससे इतनी सारी बल रेखा निकली है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश होगा जिससे इतनी सारी बल रेखा निकली है। अब ये प्लस क्यू आवेश इस प्लस को क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का मारेगा, तो बाहर ढकेलता हुआ बना दिया देखिए पिंक कलर का। और ये माइनस क्यू आवेश को क्या करेगा, ये बड़का सा प्लस, इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर मैंने क्या कहा कि भाई अगर कोई भी क्यू आवेश क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगता है क्यू ई बल। तो अगर ये प्लस क्यू पर कितना बल लग रहा है, आप ये तो जान गए कि बल की दिशा कितनी है, लेकिन बल लग कितना रहा है, आप कहोगे क्यू ई बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, क्यू ई बल लग रहा है। इस पर बताइए कितना बल लग रहा है जी, माइनस क्यू पर कितना बल लग रहा है, कहोगे सर क्यू ई बल लग रहा है। दोनों पर क्यू ई बल लग रहा है, बस एक बल की दिशा उधर है, एक बल की दिशा उधर है, दिशा अलग अलग है, बल दोनों पे लग रहा है। बस दोनों की क्या अंतर है, सिर्फ दिशा का अंतर है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, बाकी लग उतना उतना ही रहा है, जितना इस पर लग रहा है उतना उस पर लग रहा है, दोनों बल लग रहे हैं प्रॉपर, दिशा दोनों की अलग अलग। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया? मतलब इसका मतलब हुआ कि कोई भी क्यू आवेश है, भले वो माइनस का हो प्लस का हो, अगर वो प्लस का है तो क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और अगर वो माइनस का है, अगर वो माइनस का है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। लेकिन बल का फॉर्मूला इतना ही होगा, बल इतना ही लगेगा, सूत्र इतना ही होगा, बस दिशा बदल जाएगी, माइनस है तो अंदर की तरफ, प्लस है तो बाहर की तरफ। क्या सब बच्चे इतनी बात समझ गए?
कोई दिक्कत यहां तक, समस्या यहां तक? नहीं सर, कहाँ समस्या आ रही है जी? यहाँ पे समस्या कहाँ आ गई? समस्या वाले प्लूटो ग्रह वाले कहाँ हैं? नो प्रॉब्लम सर, हाँ ठीक ठीक। आगे देखते ही आगे देखिए फटाफट, आगे देखिए। रिपीट तो बहुत दूसरी बार रिपीट किए हैं। रिपीट सर रिपीट। एक काम करो, एक बार रिपीट करके फिर उसको रिपीट करें, फिर उसको रिपीट करें, रिपीट करते रहे फिर हम। एक बार मैंने पढ़ाया, फिर मैंने उसको रिपीट भी कर दिया, आगे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था। अब इसको फिर से रिपीट करें, रिपीट को रिपीट करें। अरे यार ऐसे ना करवाओ, ऐसे करवाओगे फिर आगे कैसे पढ़ पाएंगे हम लोग? ध्यान से सुना करो ना कोई चीज। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि भाई साहब दो बल लग रहे हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, एक बल QE एक बल भी QE, दोनों QE बल है। लेकिन ये द्विध्रुव तो ऐसे होता नहीं है, आप सब जान पा रहे हो। द्विध्रुव तो ऐसे होता है -Q + Q और बीच में O, आधी दूरी L आधी दूरी L। द्विध्रुव तो ऐसे लेटा होता है, आपने तो इसको ऐसे तिरछा बनाया है। द्विध्रुव तो ऐसे लेटा होता है, आपने इसे ऐसे तिरछा बना दिया, मतलब ये किसी कोण पर स्थित है। सीधा नहीं है तो मतलब ये किसी कोण पर स्थित है। तो हम इसको किसी कोण पर देखिए ऐसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इसको मैं एक कोण पर बनाऊंगा, एक कोण बनाऊंगा। मैं कहूंगा भाई तुम कितने कोण पर हो? मैं कह दूंगा तुम थीटा कोण पर हो। चलो हम मान लेते हैं कि तुम कितने कोण पर हो? थीटा कोण पर हो। किससे थीटा कोण बना रहे हो? क्षेत्र के साथ। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सर प्लीज रहने दीजिए। नेहा मौर्य बेटा, नेहा थोड़ा सा बस देख जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पढ़ लो, फिर इसके बाद चले जाना। थोड़ा सा बस ये टॉपिक कर लो, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक और है, पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, PYQ भी लाया हो ना, PYQ भी करा दूंगा ना जल्दी जल्दी। तो देखो यहाँ पे ये हमारा विद्युत द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है? क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर स्थित है। मतलब अगर ये सीधा रखा होता, ऐसे रखा होता, अगर ये सीधा ऐसे रखा होता क्षेत्र में, तो क्षेत्र के साथ कोई कोण ना बना रहा होता, 0 डिग्री कोण बन रहा होता। लेकिन अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका मतलब कोई एक कोण पर ये रखा हुआ है। अगर ये पूरा ऐसे हो जाता तब कितना कोण बनता? आप बताओ जरा, अगर ये पूरा ऐसे हो जाता तब कितना कोण बनता द्विध्रुव? 90 डिग्री कोण बनता, 90 कोण बनता। हाँ, अगर ये ऐसे होता तो कितना कोण बनता? 0 डिग्री कोण बनता। लेकिन हमने कहा कि ऐसे है, मतलब कोई एक थीटा कोण पर है, मुझे नहीं पता कितना कोण है भाई, थीटा हमने मान लिया कि कोई तो थीटा कोण पे तुम हो। ठीक है, चलो सर इतना बात समझ में आ गया सबको। अब मेरी बारी ये है कि मुझे निकालना है बल आघूर्ण। क्या निकालना है? बल आघूर्ण। आपको पता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात बताओ बल आघूर्ण होता क्या है? मैं आपको बताऊं बल आघूर्ण क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से मुझे बताना, ठीक है? चलो, एक वस्तु लो, एक बॉडी लो, एक बॉडी लो ऐसे, और इस बॉडी पर 4 न्यूटन का बल इधर लगा दो, 4 न्यूटन का बल इधर लगा दो। ये बॉडी किधर जाएगी? ये बॉडी किधर जाएगी? मूव करेगी ये बॉडी अपनी जगह से? ये बॉडी अपनी जगह से मूव करेगी? नहीं करेगी। मतलब ये बॉडी अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, साम्यावस्था में रहेगी, साम्य में रहेगी, न्यूट्रल कंडीशन में, विराम में रहेगी, रुकी रहेगी, नहीं जाएगी, कोई मूव नहीं करेगी। अच्छा इधर बताओ, अब इधर बताओ जरा ध्यान से देखो, 4 न्यूटन का बल इधर से लगाया, 4 न्यूटन का बल इधर से लगाया। अब ये बॉडी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? साम्यावस्था में रहेगी, हिलेगी कि नहीं हिलेगी? विराम में रहेगी, विराम में रहेगी, विराम में रहेगी? नहीं 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 नहीं, विराम में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भाई? भाई इधर से भी बल लगा रहे हो, इधर से बल लगा रहे हो, बॉडी ऐसे घूम जाएगी, बॉडी घूम जाएगी ऐसे करके, है ना? मतलब मान लो मेरे हाथ में एक मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है? अब ये बात पूछ लेना कौन सा मोबाइल है सर? सैमसंग M21, 4 साल पुराना है, अभी 4G है, 5G तो हम खरीद भी ना पाए आज तक, ठीक है? तो यहाँ पे ये मत पूछना मोबाइल कौन सा है। आगे देखो, यहाँ पे अगर बल लगेगा तो बल लगेगा इधर तरफ, इधर तरफ बल लगाओ, इधर तरफ से बल लगाओ, इधर तरफ से बल लगाओ, दोनों साइड से बल लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, उतना उतना ही लगाओगे तो ये मोबाइल क्या होगा? अपनी जगह पे ऐसे घूम जाएगा। घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? आप बताओ। गिर गया तो फिर मैं हो गया काम। देखो यहाँ पे ऐसे इधर से बल लगाया, इधर से भी बल लगाया, इधर से भी बल लगा रहा हूँ, इधर से भी बल लगा, मोबाइल घूम जाएगा अपनी स्थिति पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 4 न्यूटन का ही बल लग रहा है, बल की स्थिति पर बदल दी एक इस सिरे से इस सिरे से, तो बॉडी ऐसे घूम जाएगी अपनी स्थिति पर, घूर्णन हो जाएगा।
बल तो लग रहा है, लेकिन ये वाला बल एक दूसरे को निरस्त कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। लेकिन ये वाला बल खत्म नहीं कर रहा, ये वाला बल बॉडी को घुमा दे रहा है। ऐसे बल को कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। एक ऐसा बल जो किसी बॉडी को अपने केंद्र के परितः, ये केंद्र है इसका, केंद्र के परितः घुमा दे, उस बल को कहते हैं बल आघूर्ण। बल नहीं कहते, बल आघूर्ण कहते हैं, क्योंकि उस बल ने घुमाया है, बॉडी को घुमा दिया। बात समझ में आया? इस बल ने तो निरस्त कर दिया था बॉडी को, इस बल ने घुमाया है। और ये जो बल आघूर्ण होता है हमेशा जोड़ा में होता है। देखो ये जोड़ा में बल होगा, जब तक जोड़ा में नहीं होगा ये बॉडी घूमेगा, ये बॉडी केंद्र के परितः घूमेगा ऐसे करके, तो जोड़ा में लगाना पड़ेगा। हमेशा किस में रहेगा? जोड़ा में। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको? हाँ, बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो सूत्र देखिए, बलाघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से, ऐसे टाउ सिंबल बनाते हैं, बलाघूर्ण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ मत कह दीजिएगा, टाउ तो नहीं कह दोगे, टाउ नहीं है ये, टाउ है, टाउ। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? TORQUE, टॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं? टाउ कहते हैं। मतलब टाउ तो सिंबल हो गया, सिंबल को कहते हैं, बलाघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। ठीक है, और सिंबल को कहते हैं टाउ। बराबर होता है, फॉर्मूला देखिए इसका होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंब दूरी, लंब को मैं ऐसे लिख दूं, लंब दूरी। चलो अब ये हो गया, बात समझ में आया? बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। अब बल कहां पे है, कितना लग रहा है बताओ जरा से? बल लग कितना रहा है? कहोगे सर बल तो क्यों ही लग रहा है, इस आवेश पर भी क्यों ही बल लग रहा है, इस आवेश पे भी क्यों ही बल लग रहा है। तो बल तो आवेश पर क्यों ही लग रहा है, मैं कह दूंगा सर क्यों ही लग रहा है बल, क्यों ही लग रहा है बल। गुणा में किससे गुणा कर रहे हैं? बलों के बीच की लंब दूरी। बलों के बीच लंब दूरी कहाँ है? कैसे निकाले लंब दूरी बलों के बीच में? अरे भैया एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, जरा इसको पीछे की तरफ करो ही लाइनिया। देखो मैं दिखाता हूँ लंब दूरी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नहीं समझ नहीं पाओगे। देखो एक बल तो इधर लग रहा है, इसको पीछे की तरफ कर दो, किधर कर दो? पीछे की तरफ कर दो, ऐसे सरका दो, ऐसे पीछे। ठीक है, इसको पीछे की तरफ किए इस बल को, और ऊपर जो बल है ना इससे लंब डाल दो। क्या कर दो? इससे लंब डाल दो, हो ही गई लंबवत दूरी। आपको कौन सी दूरी निकालनी है? आपको ये दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी, ये लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है, इसे आपको निकालना है। कैसे निकलेगा सर ये दूरी? ये दूरी कैसे निकलेगा? आपको नाम देना है। देखिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी पॉइंट। क्या कह दीजिए? सी नाम दे दीजिए। तो ए बी इसको सी नाम दे दीजिए। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए, ये चाहिए आपको, ये चाहिए आपको, ये चाहिए। कितना है हमें नहीं पता, तो हमें पता क्या क्या है सर? हमें पता क्या क्या है? हमें बस एक चीज पता है, आवाज आ रहा है सबको ना? हमें एक चीज पता है कि भाई ये वाली जो दूरी है ना ये 2L है, L और L मिल करके ये 2L है, ये पूरी दूरी 2L है। बाकी हमें चाहिए ये निकालना है, हमें नहीं पता ये कितना है। तो कैसे निकालोगे आप सब? होशियार बालकों कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे? आपको तो ये पता है बस 2L। तो साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है? साइन थीटा, कौन कौन बच्चे साइन थीटा जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। पता है सब बच्चों को? नहीं पता तो याद कर लो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कड़। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। तो BC हमारा क्या हो गया? बी और सी क्या हो गया हमारा? लंब। बटे में क्या होता है? कड़। कड़ कौन सा है बताओ? इस त्रिभुज का कड़ आएगा AB, A और B, ये हो गया कड़। ठीक है, यहां से अगर आप BC निकालोगे, BC यानी कि लंब अगर आप निकालोगे तो BC बराबर कितना आएगा? आप कहोगे सर BC बराबर हम निकालेंगे तो AB साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? AB साइन थीटा आ जाएगा। बच्चे बताओ एक बार, समझ पा रहे हो?
ए बी साइन थीटा आ जाएगा। राकेश क्या हो गया, नो 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 कह लिख रहे हो? कहाँ नहीं समझ में आया जी? मैंने क्या वैसा बता दिया नहीं समझ में आया तुम्हें? बताओ। मैंने तो यही कहा ना कि टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, फॉर्मूला होता है टाउ का, बलागुण का। बलागुण क्या है मैंने ये भी तो बता दिया। बलागुण होता क्या है? बलागुण वास्तव में बल और बलों के बीच की इस तरीके से एक ऐसा बल जो घुमा दे किसी वस्तु को, उसको कहते हैं बलागुण। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से, बल गुणे बलों के बीच की लंब दूरी, बल हमने रखा क्यू ई, बलों के बीच की लंब दूरी कैसे निकालोगे? बीसी कैसे निकालोगे भाई? कोण के सामने वाली भुजा लंब, और फिर उसके बाद ए बी साइन थीटा हो जाएगा। कैसे निकालोगे? साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए बी, लंब बटे में कण, लंब बटे कण, बी सी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी का वैल्यू रखो। ए बी का वैल्यू है कितना? ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी कहोगे सर एल और एल मिला के टोटल ए बी का वैल्यू 2L, 2L है ना? ए बी का टोटल वैल्यू 2L। तो यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिखेंगे? 2L साइन थीटा। तो बी सी कितना आ गया हमारा? बी सी आएगा कितना? ए बी की जगह क्या रखोगे? 2L साइन थीटा। तो बी सी हमारा कितना आएगा? 2L साइन थीटा। क्या आपने बलों के बीच की लंबवत दूरी निकाल ली? क्या आपने बलों के बीच की लंबवत दूरी निकाल ली? ये हमारा एक बल था, इसको हमने पीछे किया, ये एक बल था, इसको हमने लंब डाल दिया। मैंने कहा लो लंबवत दूरी आ गई 2L साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे रख दूंगा बलों के बीच की लंबवत दूरी की जगह क्या रख दूंगा? 2L साइन थीटा ऐसे रख दूंगा। देखते जाइए ध्यान से। टाउ बराबर और क्या लिखूंगा? ई को मैं इधर ही रखूंगा, क्यू को पीछे कर दूंगा। आगे पीछे तो कर सकते हैं ना गुणा में। हम कह देंगे ई तुम इधर रह जाओ और क्यू को हम पीछे कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? क्यू इंटू 2L बन जाएगा और साथ ही साथ साइन थीटा बन जाएगा। आपको पता है क्यू इंटू 2L क्या होता है? बताओ जरा से। क्यू इंटू 2L कितना होता है? पी के बराबर होता है। पी सब बच्चे जानते हो, पढ़ चुके हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी। तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या करें? इसीलिए हमने देखो Q को आगे किया, E को पीछे किया, ताकि ये Q और 2L मल्टीप्लाई हो जाए और क्या बना ले? Q 2L P बना ले। तो हम क्या लिखेंगे अब? टाउ बराबर लिखेंगे PE और साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इसकी जगह P लिख दिया, PE साइन थीटा बन गया। अब देखिए, अगर हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे ना, ये तो अदिश रूप हो गया। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो ये कैसा लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए। सदिश रूप में लिखें तो ये ऐसा लिखा जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस में ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर। ये जो क्रॉस साइन लगा है ये साइन थीटा खुलता है, ये सदिश गुणन में खुलेगा। आपको पता है जो डॉट गुणन और क्रॉस गुणन, डॉट गुणन और क्रॉस गुणन, ये क्रॉस गुणा हो रहा है। जब क्रॉस गुणा होता है तो जब वापस से खुलेगा तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा खुलेगा, पीई साइन थीटा खुलेगा। यहाँ पे जो है बलागुण क्या है? एक सदिश राशि है। बलागुण है क्या? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक अगर मैं बताऊं बलागुण का तो आप मात्रक जान के हैरान रह जाओगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, विमा अगर जानना चाहते हो तो विमा जो कार्य की विमा है ना, वही इसकी भी विमा होती है। कितना? mL/t-2, ये इसका विमा हो जाएगा बलागुण का। इसकी दिशा जानना चाहते हो तो इसकी दिशा, क्योंकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा पता है किधर होती है? P से E की दिशा में। अगर मान लो P की दिशा इधर है और E की दिशा इधर है, तो आपको पता है P से E जब आप अपनी उंगली ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे उंगली रखो, ऐसे देखो, P की तरफ उंगली रखो, E की तरफ ऐसे घुमाओ, E की तरफ घुमाओ। P से E की तरफ जब आप घुमाओगे अपनी उंगली को, तो अंगूठा की जो दिशा होगी ना, अंगूठा की दिशा होगी, घूर्णन करते समय अंगूठा की जो दिशा होगी वो आपको टाउ की दिशा बताएगा। अंगूठा आपको किसकी दिशा बताएगा? टाउ की दिशा। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? जब आप P से P की तरफ हाथ रख करके E की तरफ हाथ ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा आपको बताएगा टाउ की दिशा। तो यहाँ पे आप P से E की तरफ घुमाने पर अंगूठा बताता है, यानी P व E के लंबवत होती है, P व E के लंबवत होती है टाउ की दिशा। टाउ की दिशा P और E दोनों के लंबवत होती है। सर मेरे में बहुत कम, रहने दीजिए, ये पहले मोह में हो जाएगा, पढ़ ले, एग्जाम में मोह हो जाएगा। मुझे विमीय सूत्र नहीं आता है सर, भूख, सर नेट, इतना सारा समस्या है, कैसे जिंदा हो तुम लोग? प्लूटो ग्रह पे चले जाओ।
सर भूख, सर नेट, सर नहीं थोड़ा सा बस जल्दी से बस। अब देखिए, अब जल्दी जल्दी फटाफट देखिए, रिवीजन बता मारिए फटाफट। अब देखिए पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में देखिए 2016 में कैसा क्वेश्चन आया था। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, पी आघूर्ण वाले एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। देखिए अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया था टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। अभी बताया ना, बताओ 2016 में पूछा भी है, कौन सा होगा ऑप्शन, कौन सा होगा ऑप्शन, बी नंबर। वेरी गुड बेटा, बी नंबर। ठीक है, ये डॉट गुणा है, ये गलत है, इसको मत लगाना, डॉट है ये, क्रॉस जहां देखना उसको लगाना। आगे बताइए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक मतलब फॉर्मूला निकालने के लिए पूछा था, और कै नंबर का पूछा था पता है, 2014 में 5 नंबर में दीर्घ में पूछा था ये सवाल आपसे। अब बताओ, एक डेरिवेशन 5 नंबर दे जाएगा आपको, डेरिवेशन समझ लो अच्छे से, 5 नंबर का है ये खेला, समझे, पूरा 5 नंबर का खेला है। यहां तक लिखना है बस, यहां तक, ठीक है, यहां तक लिखना है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी, लिखना आपको यहीं तक है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं, एक चीज और पढ़ लो फिर उसके बाद जाओ फटाफट, एक चीज और पढ़ लो फिर जाओ। देखो, रेफर एंड अर्न आप सभी जानते हैं, आप सबको पता है कि अगर आप रेफर करेंगे तो आपको 10 रुपए मिलेगा, हर एक दोस्त आपके रेफर पे क्लिक करेगा, साथ ही साथ आपको 100 रुपए मिलेगा अगर आपका कोई दोस्त आपके लिंक से खरीदता भी। सतत आवेश वितरण, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लो फिर जाओ सब बच्चे, ठीक है, छुट्टी, कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी देखोगे ध्यान से समझ जाओगे। मान लो कोई एक तार है, हमारे पास एक पेन है यार, हमारे पास एक पेन है, अगर मैं इसको बाहर से आवेश ला के दे दूं ना, आवेश ला के दे दूं, अगर मेरी पेन चालक है, कैसी है, चालक, अगर किसी भी चालक को आप बाहर से ला करके आवेश दे देते हो और वो लंबा चालक है, कैसा है, लंबा चालक है, जैसे कोई एक तार हो पतला सा, ठीक है, चौड़ा बहुत ज्यादा ना हो, बहुत पतला सा हो तार जैसा, ठीक है, इसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई की अपेक्षा, ठीक है। तो जब भी कोई एक ऐसा लंबा सा चालक ला के रख देते हैं और बाहर से उसको आवेश देते हैं, तो वो आवेश उस पर बाहर पर ऐसे बराबर से फैल जाता है, वो आवेश उस पर क्या हो जाता है, बराबर से फैल जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से फैल जाता है, उसके पूरे लंबाई पर एक समान फैल जाता है, ठीक है। अगर कोई क्यू आवेश, मैं बाहर से कोई क्यू आवेश दूं और चालक तार की पूरी लंबाई को मैं एल मान लूं, क्या मान लूं, एल मान लूं, तो यहाँ पे निकल के आता है, जब हम इसका आवेश घनत्व निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवेश घनत्व, तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, देखिए ऐसे लैम्डा से, ऐसे लैम्डा बना देंगे, लैम्डा बराबर होता है, क्यों आवेश दिया हमने, उसकी एल लंबाई पर फैल गया तार की, तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन में एल, ऐसे लिख देंगे, क्यू अपॉन में एल। रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल। मात्रक इसका जान लीजिए, इसका जब आप मात्रक लिखोगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कूलम प्रति मीटर, कितना हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, जान गए सब बच्चे। अब इसका विमा बताइए जल्दी से, विमा बताइए कितना होगा, विमा बताइए कितना होगा, विमा देखिए कूलम का कितना हो जाएगा, ऊपर सी हो जाता है कूलम का, विमा का कितना हो जाएगा, कूलम का 80, कूलम का 80, और एल लंबाई का विमा कितना होता है, एल लंबाई का विमा एल, एल ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा विमा इसका L-1 और 80, या TA भी लिख सकते हो, L-1 TA भी लिख सकते हो, टी आगे लिख दो तो TA, ऐसे करके ये इसका विमा हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व तो समझ में आया। फिर से देखो, अगर किसी तार पर, तार जिसकी लंबाई L है, उस पर बाहर से Q आवेश दिया और ये Q आवेश एक समान रूप से तार पे फैल गया, क्यों, क्योंकि ये चालक तार था, इसको मैंने बाहर से आवेश दिया, आवेश एक समान रूप से फैल गया इसकी पूरी L लंबाई में, तो हम कहते हैं इस समय रेखीय आवेश घनत्व। अगर सिर्फ लंबाई लंबाई में फैल रहा है आवेश तो हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है क्यू आवेश दिया, एल लंबाई पर फैला, तो क्यू बटे एल। देखिए अगर इसकी परिभाषा पूछे तो आप कहोगे एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ गए। तो परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखोगे, एकांक लंबाई पर, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, एकांक लंबाई पर
फैले आवेश की मात्रा को, फैले आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कहते हैं ये घा है, ठीक है, घा, घनत्व, घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ गया? एकांक लंबाई पर तार की फैले हुए आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक कूलम प्रति मीटर हो जाएगा, कूलम ऊपर है, मीटर नीचे है, और इसका जब विमा निकालोगे तो एल नीचे है तो एल ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, और क्यू का विमा होता है 80, तो टी आगे लिखा जाता है क्योंकि एम एल टी होता है, तो एम तो 0 है, एम है ही नहीं है, एल टी साथ में ए को पीछे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए टी पीछे। आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया सर, अब छोड़ दीजिए। 13 फाइनल एग्जाम है सर, 13 को फाइनल एग्जाम है, 12th का, 12th का है। फिजिक्स मुझे कब है, मुझे बता दीजिएगा, फिजिक्स का पेपर आपका कब है? मैं आपका पेपर जो है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिसको आप करके एकदम बढ़िया से कर लोगे, ठीक है, परीक्षा पास कर लोगे। एक बार मुझे फिजिक्स का बता दीजिएगा कब है, मैं आपके फिजिक्स का पेपर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ला करके मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। 13 को है, चलो फिजिक्स की तरफ से मैं तो कोशिश करूंगा आपके लिए। अगला एक चीज देख लो फटाक से, जल्दी जल्दी देख लो, 3 चीजें हैं बस, फिर उसके बाद इसका न्यूमेरिकल लगा खत्म कर देंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण बताइए। पृष्ठीय आवेश देखिए, अगर मान लीजिए किसी पृष्ठ पर फैल जाए, पृष्ठ मतलब कि कोई कागज पर, मान लीजिए कागज है, अब कागज में देखो क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। मुझे ऐसा फटा सटा कागज मिला कहीं पे, तो मैं इसको मोड़ देता हूँ। अब देखो कागज पर क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, जबकि मोटाई देखो इसकी ना के बराबर है। कागज में मोटाई होता है क्या? कागज में मोटाई होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है बस। तो जब भी कोई ऐसा वस्तु हो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो और इसको आप आवेश दीजिएगा, तो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। कहाँ पे? पृष्ठ पर फैल जाएगा, ऐसा पूरा इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिएगा ध्यान से, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, ऐसे बना के दिखाएंगे, सिग्मा। सब बच्चे कॉपी में बना के दिखाइए, ऐसे सिग्मा बनाते हैं। सिग्मा बराबर होता है, मान लीजिए इसको क्यू आवेश दिया था और इसका पूरा ए क्षेत्रफल पर फैल गया। किस पर फैला? क्षेत्रफल पर। इसका क्षेत्रफल को हम किससे मानेंगे? ए से मानेंगे। अगर क्यू आवेश किसी भी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर फैल जाए, जैसे हमने क्यू आवेश दिया और इसका ए क्षेत्रफल पे फैल गया, तो हम क्या कहेंगे? क्यू बटा ए। क्यू आवेश दिया, ए क्षेत्रफल पर फैल गया, इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी सतह पर क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, जिसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, और विमा इसका क्या हो जाएगा जी? विमा इसका हो जाएगा, आप कूलम का क्या लिखोगे? कूलम का AT लिखिएगा, और क्षेत्रफल का विमा होता है L स्क्वायर। क्षेत्रफल का विमा L स्क्वायर। L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर माइनस में L -2 हो जाएगा और AT हो जाएगा, ऐसे करके, या TA भी आप लिख सकते हैं, AT भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो मात्रक विमा ये हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में लिखोगे एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर फैले आवेश की मात्रा को, फैले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। आप इसमें ऐड और कर सकते हो कि भाई साहब इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, मात्रक ये होता है, विमा ये होता है। अच्छा, एक लास्ट और देख लो, बस एक लास्ट है, ये लास्ट है, बस लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है। 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देख लो, 1 मिनट लगेगा, ध्यान से देख लो, बस लास्ट टॉपिक है प्रभु, बस एक बार, बस लास्ट 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट।
ठीक है सर, छुट्टी। 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, आप ये आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आयतन, आयतन मतलब होता है, मान लो ये बोतल है। अब इस बोतल को अगर हम आवेश देंगे तो क्या होगा? बोतल के अंदर पानी भरा दिख रहा है सबको? क्या पानी भरा दिख रहा है बोतल के अंदर? हाँ सर, सबको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं पानी भरा है बोतल में? तो जितना बोतल को अगर पानी भरा है ना, तो पानी मतलब इसका पूरा आयतन में भरा है, पूरा अंदर तक भरा हुआ है, तो ये आयतन है। ठीक है, बोतल के अंदर आयतन है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है ना। तो अगर मैं कोई ऐसी वस्तु जैसे फुटबॉल जैसी वस्तु हो, फुटबॉल मतलब स्फेयर, सर्किल नहीं स्फेयर, फुटबॉल अगर है, फुटबॉल अगर है और हम उसको आवेश दे दें, ये फुटबॉल है हमारे पास, हम इसको लाएं और बाहर से क्यू आवेश दे दें, क्यू आवेश बाहर से दे देंगे, तो फुटबॉल के पूरे आयतन में ये फैल जाएगा, पूरे अंदरवा फैल जाएगा क्यू आवेश, बराबर से एक समान रूप से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो, ऐसे बनता है रो, देखो रो ऐसे बनता है। तो आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आवेश दिया और उसके पूरे आयतन में। आयतन को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? आयतन को अंग्रेजी में पता है क्या कहते हैं? कौन कौन बच्चा बताएगा? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक है ना? हाँ, इसलिए नीचे यहाँ क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे शॉर्ट में। कैपिटल वी है, बड़का वी है, कैपिटल लेटर वी है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया सूत्र। किसका सूत्र हो गया? आयतन आवेश घनत्व का। किसका सूत्र हो गया? आयतन आवेश घनत्व का सूत्र है ये। आयतन आवेश घनत्व का ये सूत्र है। और अगर आपको इसका मात्रक चाहिए तो मात्रक इसका क्या निकल के आएगा, बताओगे आप सभी? देखिए ऊपर तो है कूलम, और आपको पता है आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो मीटर 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 गुणा होकर के मीटर क्यूब बना लेता है। तो आयतन का जो विमा होता, मात्रक होता है, वो होता है मीटर क्यूब। तो ये निकल के आता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो आप? ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम मीटर -3, ऐसे करके भी लिख सकते हो, जो भी चाहो ऐसे, जैसे चाहो लिख लो। विमा इसमें कैसे लिखोगे? विमा क्या हो जाएगा इसका? इसका विमा हो जाएगा भैया, ऊपर नीचे L3 है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। मीटर क्यूब है ना, मीटर का विमा क्या होता है? L होता है। तो मीटर का विमा L, तो L हो जाएगा। और मीटर का क्यूब है तो यहाँ पे मीटर का क्यूब है तो L3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और ऊपर क्या है? कूलम है, तो कूलम का विमा 80। बस ये हो गया विमा। अब यहाँ पे इसका परिभाषा अगर लिखने को कह दें अलग से, तो परिभाषा क्या लिखोगे इसका? इसका परिभाषा आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा क्या लिखे थे? लिखे थे एकांक क्षेत्रफल पर फैले आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या परिभाषा लिखोगे? एकांक आयतन पर फैले आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन पर फैले आवेश की मात्रा को, आयतन पर फैले आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आई? बताओ जरा से, बात समझ में आया? तो परिभाषा, मात्रक, विमा, इसको भी लिख सकते हो। उदाहरण देखो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी वस्तु संपूर्ण आयतन में फैला हुआ आवेश क्या कहलाता है? आयतन आवेश वितरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कुचालक गोले में आवेश वितरण इत्यादि। ठीक है, बस थोड़ा सा बाकी, खत्म, हो गया, खत्म, लो खत्म, खत्म। देखो एक क्वेश्चन इसका 2022 में बहुविकल्पी में पूछा था, बस आज तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन एक बार मैंने जरूरी समझा करा दूं। आप बताओ आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? पृष्ठ घनत्व आवेश का बताओ। एक क्वेश्चन इसका PYQ में आया था 2022 में, बस कौन सा होगा? सी नंबर होगा। पृष्ठ पूछ रहा है जी, पृष्ठ, आयतन थोड़ी ना पूछ रहा है। सी में तो वी है नीचे जी, सी कैसे होगा? पृष्ठ, पृष्ठ माने क्षेत्रफल पर फैला, क्षेत्रफल पर फैला होगा। क्षेत्रफल माने ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। लंबाई पर फैला होगा तो Q अपॉन एल। क्षेत्रफल पर फैला होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व Q अपॉन ए। आयतन में फैला होगा तब Q अपॉन वी। ठीक है, Q आवेश अगर आयतन पर फैला होगा। बात सबको समझ में आ गया ना? चलिए, हो गया। अब जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए।
रिवीजन में आज हमने क्या पढ़ा, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा क्यू अपॉन में ए, और फिर आयतन आवेश घनत्व पढ़ा क्यू अपॉन में वी। साथ ही साथ बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकालना सीखा, टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा निकालना सीखा, और सीखा कि अगर इसे वेक्टर रूप में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने जानी सीखी आज। होमवर्क आपकी क्लास में जो चीज़ें समझ नहीं आई हो उससे कॉपी में नोट करिए, पीपीटी नोट्स बनाइए। अगर आपको नोट बनाना है तो आप इसी से नोट्स बनाइए, जो चीज़ें पढ़ाई है इससे आप नोट्स बना लो बढ़िया सा, और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप नोट्स बनाते जाओ तो पढ़ पढ़ के बनाओ, तो आप इसको कॉपी में नोट करो ना, तो उसे पढ़ पढ़ के नोट करते जाओ, तो आपका रिवीजन तो यही हो जाएगा। तो कॉपी में पूरा नोट करके रिवीजन कर लो, आपका होमवर्क है। और अगली क्लास में आपको ये दोनों के साथ, दोनों टॉपिक तो हो गया, आपको अगली क्लास में क्या कराएंगे, रुकिए, अगली क्लास में आपको कराया जाएगा बहुत ही शानदार चीज, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, क्या कराएंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में चीजों को कराएंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सबके साथ अगली कक्षा में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। और धन्यवाद आप सभी साथियों का, जुड़े रहे हमारे हुंकार बैच के साथ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू एवरीवन, ख्याल रखिए अपना सभी।